वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट क्या पूछा जाता है उस पर हम लोग नज़र डालते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और जो पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और लगातार प्रश्न दीजिए। साथ ही साथ ऐप युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है कम्युनिकेशन ग्रुप नाम से, आप उस पर भी दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और रिव्यू करवा सकते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पर ऐप डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आप बहुत से टेस्ट बहुत लो प्राइस में दे सकते हैं। साथ ही साथ बहुत फ्री स्टडी मटेरियल उपलब्ध है वहाँ पर, आप वहाँ उसका लाभ ले सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, युक्ति है इसके टेलीग्राम चैनल से डेली आपको 10:30 PM अर्थात 10:30 PM को क्विज चला कराया जाता है। क्विज कराया जाता है, जो भी आप दिन भर में पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है युक्ति चैनल पर और भी सोर्सेस के साथ क्विज कराया जाता है जिस पर लगातार लोग शामिल होते हैं। तो आप भी उसमें शामिल हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं या यू जाकर टेलीग्राम चैनल पर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, आप वहाँ पर हमें पाइएगा तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा बीपीएससी का। बहुत लोगों का रिव्यू जो आया था देख कर अच्छा लगा कि प्रयास जो किया जा रहा है वो कुछ सफल होता दिख रहा है, लगातार उसमें हम लोग बढ़ोतरी ही कर रहे हैं। तो आप लोग कितना प्रश्न टैली किया है, प्रश्न की संख्या स्वयं बताइएगा, हमारी तरफ से नहीं बताया जाता। आप लोगों को पता है मैं किसी प्रकार का इस प्रकार का रिव्यू नहीं करता हूँ जिसमें हमको व्यूअरशिप बढ़ाना होता है गलत सोर्स देकर। स्टूडेंट जो रिव्यू देंगे उसी को आधार को मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। हाँ, इतना प्रश्न इस टॉपिक से आया है। आपको हिस्ट्री के टॉपिक से कितने प्रश्न टैली किए, पॉलिटी से, साइंस साइंस के पेपर से, साथ ही साथ करंट अफेयर से, आपको जितने भी प्रश्न टैली किए होंगे टोटल में से, मान लीजिए हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए उसमें से साइंस टेक के, इसके बाद करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न पूछे, टैली जितना किया गया वो सोर्स आप कहीं से भी दे सकते हैं। आप क्लास से टैली किया हो, दैनिक जागरण से टैली किया हो या टेलीग्राम क्विज से या टेस्ट से, कहीं से भी आप दिए हैं उसमें कितने प्रश्न आपको शामिल हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपका जो इन्वायरमेंट था एग्ज़ाम देने के लिए वो इजी वे में ले गया होगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग कॉन्फिडेंट हुए होंगे आज के बाद से कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपको सही दिशा और दशा के साथ पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए बिना एक्सक्यूज़, बिना कुछ इधर-उधर की बात किए हुए आप लोग केवल स्टडी पर फोकस कीजिए और लगातार फोकस में रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है, पहले टॉपिक में आपको आ जाता है कि विकसित भारत की भव्य तस्वीर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। कल आप लोगों को एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए आपको चीज़ें की गई थी जिसमें उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बातें की गई हैं, उस पर चर्चा आएगा। और जब भी इस प्रकार के एक्सप्रेसवे आपको आता है, जब भी इस प्रकार का एक्सप्रेसवे आता है तो आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है क्योंकि दिल्ली मुंबई को जोड़ेगा। एक देश की राजधानी, एक अर्थव्यवस्था की राजधानी कही जाती है, जानते ही आप लोग, तो दो को जोड़ेगा। इसके लिए देखिए पेपर में बहुत इनफ दिया हुआ नीचे, हम लोग पहले उस पर आ जाएंगे, देख लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। देखिए यहाँ एक्सप्रेसवे के बारे में दिया हुआ, अच्छी तरीके से दिया गया, बहुत सी बातें यहाँ बताई गई, देश की समृद्धि की सड़क पर चलेगी सियासी लाभ, बहुत सी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल बातें भी की गई। पर हम लोग को एग्जाम ओरिएंट एक्सपेरेंट के तौर पर क्या देखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। इसी में देखिए बातें की गई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बारे में, एक नज़र। लगभग 98,000 करोड़ रुपये का ये बजट है, इसका बजटीय प्रावधान किया गया था, कुल लागत लगा है लगभग 1380 किलोमीटर है। ये सब जानते हैं, पीटी फैक्ट आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है।
उसके बाद 27% कमी आएगी एक्सप्रेस में दिल्ली वाहनों का प्रदूषण। 226 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लाइसेंस खंड 12,200 करोड़ के साथ शामिल किया गया, विकसित किया गया। सब देखिए यहाँ से आपको चीज़ों को पीटी फैक्ट के तौर पर आपको कवर कर लेना है। मध्य प्रदेश में कितना है, राजस्थान में कितना किलोमीटर, हरियाणा में कितना किलोमीटर है, उसके बाद आपको गुजरात में कितना किलोमीटर, सभी की चर्चाएं यहाँ की गई है। तो क्या करना है, इसे पीटी फैक्ट चीज़ों को आपको कवर कर लेना है, आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता 75 सड़क किनारे सुविधाओं का निर्माण किया गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी, सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था होगी। जो भी यहाँ पर रेड लाइट आपको जो लाइट लगाया गया है एक्सप्रेसवे पर, वहाँ पर सौर ऊर्जा से आपको बिजली प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक्स्ट्रा लेकर जाएगा, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। देखिए राज्यपालों की नियुक्ति कल की गई है, आपको लिस्ट भी शेयर किया गया था, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो 13 राज्यों के नए राज्यपाल होंगे, 6 राज्यपालों की नियुक्ति और 7 का तबादला हुआ, अर्थात दूसरे राज्य में भेजा गया है। तबादला का मतलब ये होता है। यह टॉपिक जो है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में संवैधानिक पद और संवैधानिक पद और राज्यपाल की भूमिका से संबंधित टॉपिक जो है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में, वहाँ से ये टॉपिक न्यूज़ का पेपर टैली करता है। और आप जो भी स्टेट एस्पिरेंट है वो अपने अपने जीएस पेपर से टैली कर लेंगे। देखिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्यपाल, जब भी जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है वैसे ही सेम राज्यों में राज्यपाल की स्थिति है। तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यों का, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाए। जब भी कुछ भी हलचल होंगे इनके किसी भी तरीके से नियुक्ति में, प्रक्रिया में, शक्तियों के संदर्भ में, तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, यहाँ से प्रश्न लगातार आते हैं, आपको पीटी में भी आएंगे, देखने को मिलेगा, मेंस में देखने को मिलेगा, और इंटरव्यू में तो बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। तो इसमें देखिए बस याद रखना ये है कि 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई, 7 पुराने राज्यपालों का हस्तांतरण किया गया है और 13 टोटल नए राज्यपाल देखने को मिलेंगे। 2 राज्यपालों का त्यागपत्र दिया गया, राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी थे, उनका लद्दाख के उपराज्यपाल जो थे आर.के. माथुर, अर्थात दोनों राज्यपालों ने जो त्यागपत्र दिया था राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति जो माननीय जो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो 2-3 प्रश्न आपका उत्तर यहाँ से देना है। पहला प्रश्न का उत्तर ये देना है कि जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, वो उनका क्रम कौन सा है, कौन से क्रम में है, पद में और व्यक्ति के रूप में, ठीक है ना, इनका क्रम बताना है। दूसरा, इनकी नियुक्ति कब की गई थी, इनकी नियुक्ति कब हुई है, और इनका जो नियुक्ति होने से पहले किस पद पर या आसीन थे। ये 3 प्रश्न आप लोग बताइएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको बीपीएससी या यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम आप देते हैं वहाँ प्रश्न ये सब फैक्ट पूछा जाता है। और आप लोग महसूस किए होंगे जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ उससे बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिला होगा। इसलिए क्या करना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को तैयारी करना है, इधर उधर की बातें कम करिए, फोकस रहिए और जितना पढ़ाया जाए उसको रिवाइज कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 3 स्टेज में अपनी तैयारी रखिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, दूसरा उसको रिकॉल कीजिए और उस पर लगातार टेस्ट सीरीज आप देते रहिए लगातार। अब आप याद रखिए अपने जीवन में लगातार डेली एक टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश कीजिए। आप अपने 24 घंटे के समय में कभी भी हो सकता है, शिफ्ट में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए 100 प्रश्न है, यूपीएससी में 100 प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी में 150 या अदर स्टेट में 100, जैसे भी आपका फॉर्मेट है उसको शिफ्ट में भी आप कर सकते हैं, 2 शिफ्ट में टेस्ट दे सकते हैं, या आप कोशिश कीजिए एक ही शिफ्ट में देने का। तो आप अपने अनुसार अभी मॉडरेट कीजिए, लगातार टेस्ट दीजिए, जो लगातार टेस्ट देगा वो उतने कन्फ्यूजन को कम करेगा। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर जस्टिस नजीर और गुलाब चंद कटारिया नियुक्ति के साथ अब देश में 4 राज्यपाल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कितने वर्तमान में राज्यपाल देश में हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो 4 है। इससे पहले मोहम्मद आरिफ जो खान है वो आपको केरल के राज्यपाल है, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्पसंख्यक समुदाय आपको सिख से जुड़े हुए हैं, सिख समुदाय से संबंधित है। कटारिया अल्पसंख्यक जैन समुदाय से। तो सभी का याद रखिएगा, आपको 2 मुस्लिम समुदाय से हैं जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं, एक आपको जैन से हो गए और एक सिख से हो गए।
कुल 4 हो गए। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, या तो आपको ऑप्शन भी क्रिएट किया जा सकता है। अब नज़ीर के बारे में 2-3 सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया है कि इनको राजनीतिक क्या दिया गया है, राजनीतिक प्रसाद दिया गया है। और राजनीतिक प्रसाद क्या होता है? मान लीजिए इस प्रकार का कोई काम करता है लगातार, सरकार के फेवर में कुछ उनके सपोर्ट में आ जाता है, अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उनको विपक्ष का पार्टी अर्थात कभी कोई भी विपक्ष की पार्टी होगी, या बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग ये बोलते हैं क्या होता है कि यार जो प्रसाद है, राजनीतिक प्रसाद इसको बोला जाता है। अर्थात कुछ सरकार के फेवर में कुछ डिसीजन आ गया और उनकी तत्काल नियुक्ति हो जाती है, उनको प्रसाद। और ये कहीं न कहीं सही भी होता है, कहीं न कहीं गलत भी, इसको एक तरफ़ा भी माना जा सकता है। इस पर हम लोग मेंस में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब राज्यपाल हम लोग पॉलिटी में करेंगे ना मेंस की क्लासेस, और वो जल्द ही सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम लोग वहाँ कवर करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पर हम लोग कम से कम 1 घंटा का क्लास होगा इस राज्यपाल के इस टॉपिक पर, तभी जाके मेंस की चीज़ें कवर होंगी। और सारे डायग्राम आप लोग जानिएगा, वेट एंड वॉच कीजिए, सभी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो यहाँ बस याद रखना है, राजनीतिक प्रसाद याद रखना है। राजनीतिक प्रसाद कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा डिसीजन जो सरकार के फेवर में अपने कार्यकाल के दौरान आदेश दे रहे हैं, या कोई प्रशासनिक अधिकारी सरकार के फेवर में करता है, उसकी नियुक्ति अगर करा दिया जाता है इस प्रकार के संवैधानिक पदों पर, या इस प्रकार के राजनीतिक से संबंधित पदों पर, तो उनको राजनीतिक प्रसाद के तौर पर ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी लिस्ट को आप लोग लिख लीजिएगा, अभी जब तक पुनर्नियुक्ति नहीं हो जाती है, जो भी एग्जाम आएंगे आसपास। और देखिए बीपीएससी ने फिर घोषणा कर दिया 69 का आपको सितंबर में एग्जाम है, तो जिनका ये रिजल्ट नहीं होगा, प्रयास कीजिए इस बार इस सीट को जरूर लीजिए। बहुत ही लगातार प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। इसी तरह यूपी पीसीएस भी एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी भी होने वाला है, एमपी पीसीएस होने वाला, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सभी पीसीएस का तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना है। और इस साल आपको मैंने पहले भी बताया था, 2023 जो है यह जॉब के लिए से रिलेटेड वर्ष होगा, क्योंकि 2024 में एग्जाम आपको लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो इससे पहले जितनी वैकेंसियां हैं वहाँ नियुक्ति लगातार आएंगे। तो जो भी लोग खुद को तो वह इस साल तक अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तैयारी करेंगे, उनका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के चीज़ों को कीजिए। वो पढ़िए जो एग्जाम में आए, ये मत पढ़िए कि हमको ज्ञान अर्जित करना है। ठीक ना, एग्जाम में जो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आपको कवर करना है। इसको लिस्ट को आपको लिख लेना है, और खासकर जो जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसको याद रखना है। जैसे असम से हमारी स्टूडेंट है, तो असम गुलाब चंद कटारिया उनका नाम है, उनकी नियुक्ति हुई। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट हमारे हैं, महाराष्ट्र में स्टूडेंट हैं, झारखंड में स्टूडेंट है, बिहार में। उसके बाद आपको बस इतने हो गए। कम से कम जो हमारे स्टूडेंट है वो अपना याद रखेंगे, और ऐसे तो याद ही रखना है, क्योंकि इस तरह सीरीज आपसे पूछा जा सकता है टैली करवा के। तो इन सब चीज़ों को याद रखना, कवर करना। अब चलिए हम इसके मेंस पार्ट पर हम लोग आएंगे। तो देखिए राज्यपाल की स्थिति सबसे पहले जानिए क्या होता है। तो राज्य का नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल के रूप में हम जानते हैं। आपको यह कार्यकारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे मुख्य कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं। यह नाम मात्र का होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जैसे सेंट्रल में हमारे राष्ट्रपति की स्थितियाँ, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल की स्थितियाँ हैं। तो आपको मैंने राष्ट्रपति की क्लासेस कराई थी, तो सेम फॉर्मेट, शब्द चेंज कर देना, सारा अधिकार और चीज़ें के शक्तियों का निर्वहन ये करते हैं। बस कुछ जगहों पर राष्ट्रपति विशेषाधिकार है, तो कुछ जगहों पर राज्यपाल को विशेषाधिकार है। तो जब राज्यपाल की क्लासेज होगी तो वहाँ पर बहुत डिफाइन तरीके से मैं कवर करूँगा। फिलहाल ये आपको याद रखना है कि मुख्य प्रमुख है राज्यपाल होता है, नाम मात्र की एक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रमुख कार्यकर्ता केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल को मनोनीत करते हैं, या तो नियुक्ति करते हैं, ये भी आपको समझिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 153 याद रखिएगा भारतीय संविधान का। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल प्रावधान किया गया है 153 के तहत, जबकि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उनकी नियुक्ति हो सकती है। तो यह कब आया था? आपको यह 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह लागू किया गया। यह व्यवस्था पहले क्या था? 153 के तहत एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, पर अब है कि यह एक्स व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में आपको 2 या 2 से अधिक राज्यों में
नियुक्ति की जा सकती है। अमूमन दो या तीन को देखा जाता है, 2-3 राज्यों के लिए अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। संख्या पर ध्यान रखिएगा। यह कब आया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान यह मूल संविधान में लागू नहीं था। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, क्या एक से अधिक दो या दो से अधिक एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है या स्वयं मूल संविधान का पाठ है? तो एकदम बिल्कुल बोलिएगा नहीं, यह 7वां संविधान संशोधन के बाद लाया गया। तो इस प्रकार के रीजनिंग टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या करना है? इन सब प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व आउट करना है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको आराम से शांत दिमाग से पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को कवर कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो युक्ति आईएएस देखिए आपको सारी चीज़ों को परोस के दे रहा है। अब है कि आप है ना इस थाली से किस पकवान को बेहतर तरीके से खाने का आदी बनाते हैं और कितना खाएंगे कि उससे रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट इन्हीं थाली में रखे आइटम से होने वाला है। अब आप पर डिपेंड करता है कि इसको कितनी बार खाना चाहते हैं आप, उसके बाद रिजल्ट लेना चाहते हैं। नहीं तो पूरा जीवन लग जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इधर उधर की बातें करिएगा, इधर उधर की चीज़ों को फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ जो पढ़ना है वो ना पढ़ के दुनिया की सारी चीज़ें पढ़िएगा। ये सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आपको मैं साफ हिदायत दे रहा हूँ, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन आपका एक दिशा में होना चाहिए। उसके आयाम बहुत होंगे, तरीके बहुत होंगे, पर दिशा एक ही होनी चाहिए। और दिशा मैं आपको बार बार बोलता हूँ, उसके लिए आपको लगातार क्लासेस को रिवाइज करना है। जो भी चीज़ें दी जा रही है नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्शन तभी मिल सकेगा जब आप उसका टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा। ये 3 ही आधार पर आपको चीज़ें होंगी। तो इसके अतिरिक्त कुछ भी कीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाद में पछताइएगा कि हाँ इतना प्रश्न आ गया, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ी थी, फिर भी मैं टिक करके नहीं आ पाया एग्ज़ाम में। तो ये सब स्थिति में मत रहिएगा, ध्यान रहिएगा। और जितना दिन आप लोग 2-3 लोग हैं ऐसे कि केवल पीडीएफ पर ध्यान देते हैं। कल किसी ने बोला कि पेपर सर सेंड नहीं किए हैं। आप लोग को नहीं पता था कि आपको 10 में बोला था, 11 बोला था, 12। मैं इस दिन कुछ काम नहीं करता हूँ, फिर भी आप लोगों ने मैसेज किया, फिर भी आप लोगों ने पीडीएफ मांग रहा है। ये 3 दिन एंजॉय करते हैं कि सर किस स्थिति में थे, क्या क्यों ये सर के द्वारा ये बातें बोली गई। कुछ पर्सनल भी तो हो सकता है ना लाइफ में। अब इसके बाद लगातार मिलेगा तो आप लोग वर्क नहीं कीजिएगा। तो जितना आपको कराया गया है ना उस पर फोकस कीजिए, ठीक ना, उस पर फोकस कीजिए। हाँ, इस पर होनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीडीएफ पर मैं आप लोग कितनी बार पीडीएफ पर मत मरिए। पीडीएफ आपको बैसाख तैयार करवाता है, बैसाखी देता है। अपने आप को इंटरनल डेवलपमेंट कीजिए ना। और एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, और मैं हमेशा आप लोगों को, हमारी टीम हमेशा आपके इंटरनल डेवलपमेंट पर काम करना चाहती है। कल किसी कारणवश युक्ति नहीं रहे, मैं नहीं रहूँ, तो आपका डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फोकस कीजिए। बाकी चीज़ें है ना, केवल पीडीएफ लेने से, अब पेपर नहीं गया है तो पेपर बार बार मैसेज कर रहे हैं ओपन हुआ, तो उसमें ये नहीं बोले। मैं वहाँ पर बोला कि कितने क्वेश्चन टैली किए, तो प्रीवियस ईयर का पेपर, बीपीएससी का पेपर शेयर किया गया था, उस पर से क्वेश्चन मिलाते देखते हैं, हाँ सर ये क्वेश्चन टैली हुआ है, या तो ये क्वेश्चन नहीं मिला है सर। तो 2 लड़के, एक दीपक जी है, एक कोई और लड़की है, वो बोल रहे पेपर सेंड नहीं किया, आज का एनालिसिस नहीं हुआ। इसका मतलब आप पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे, आप आंसर नहीं देते हैं। बाकी चीज़ें चाहिए आपको। मैं कट टू कट बात करता हूँ, मेरे फॉर्मेट पे चलिएगा सिलेक्शन होगा, नहीं तो अपने फॉर्मेट पे चलिए। बहुत से कोचिंग संस्थान वहाँ जा सकते हैं आप, सॉल्वेंट वहाँ जाके कीजिए। मैं उन लोगों का हेडक नहीं लेता हूँ। आप तैयारी कीजिएगा, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, मेरे अनुसार कीजिएगा, तो मुझे इस आपका हेल्प हेल्प है ना 24 आवर करने में मज़ा भी लगेगा। नहीं तो केवल चीज़ों को ध्यान रखना। मैं 2-3 बार, मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरे टाइप का हूँ। नहीं तो आप लोग अपना पैसा लीजिए और रिटर्न जाइए, जहाँ बहुत इंडिया में बहुत से लोग करा रहे हैं, करिए। अभी लोग, बहुत लोगों को लगे एटीट्यूड में बात बोल रहे हैं सर, एटीट्यूड में नहीं बात कर रहा। आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं जो मैं करवाना चाहता हूँ। अभी तक दीपक जी और शोभना जी, आप लोग का मैसेज कहीं भी नहीं आया है। जो भी कोई प्रश्न पूछा जाता है आपसे, आपको प्रश्न आपको दैनिक जागरण में कहीं भी ना कमेंट सेक्शन में आया है, ना आपको ऐप के ग्रुप पर आया है।
समझ गए ना। जिनका आता है उनको मैं उनसे पूछिएगा मैं कितना उनका हेल्प करता हूँ। चलिए, अब यह नामित होगा, नामित किया जाता है राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित किया, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल के संदर्भ में। अब राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होती है, योग्य कौन किसे माना जाएगा कि राज्यपाल उससे नियुक्त किया जाना चाहिए। तो देखिए 157 और 58 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है 157 और 159, ये सब प्रश्न देखिए यूपीएससी में हो या स्टेट पीसी में, सभी जगह ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होगा तो 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात एक्टिंग रूप से काम वो नहीं कर रहा होगा राजनीतिक पदों पर। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको इसको कवर करना है कि वो क्या होगा, एक्टिंग रूप से किसी भी विधायिका केंद्र में हो या संसद में सदन में आपको काम नहीं कर रहा वो उस समय अवकाश पर इस प्रकार से एक्टिंग रूप से भूमिका नहीं अदा करता हो। इसके बाद लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो इसके बारे में लाभ के पद के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में कवर किया है, तो ये पॉइंट आपको लाभ का पद आपको दिमाग में रखना है एनी टाइम। जिन लोगों के द्वारा नहीं देखा गया तो पॉलिटी की क्लास में जाइएगा, लाभ का पद कवर किया गया है, वहाँ बेहतर तरीके से लाभ के पद क्या होते हैं, लाभ का पद कैसे हमारे सिस्टम में आया है, हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं में आया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम में लाभ की स्थिति क्या है, उसके बाद लाभ के पद से संबंधित कितने विवाद आए हैं, वाद आए जो न्यायालय जिस पर निर्णय दिया है, सभी पर चर्चा हुआ है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि किस किस संदर्भ में किया गया है, इससे संबंधित विवाद कौन कौन से हैं। चलिए प्रश्न ही बताइएगा, लाभ के पद से संबंधित विवाद कौन कौन से हैं। ठीक ना, विवाद जितने विवाद थे उस पर मैंने चर्चा भी किया, तो आप लोग उसका नाम बता दीजिएगा, ये कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल को नामित करने से पूर्व सरकार दो परंपराओं का पालन करती है। देखिए बहुत सी कमेटियों ने सुझाव दिया है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित। जब मेंस की क्लासेस कराई जाएंगी जिसमें राज्यपाल होंगे ना, उसमें सारी चीज़ों को कवर करूंगा मैं, इसलिए वेट एंड वॉच कीजिएगा। जैसे राष्ट्रपति प्रमुख के रूप में कराया गया था क्लास, वैसे ही राज्यपाल के रूप में भी होगा, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दो परंपराओं का, तो उसमें क्या है कि उस व्यक्ति को राज्यपाल की नियुक्ति नहीं किया जाता है जो राज्य से संबंधित है। यह एक बाहरी व्यक्ति होगा जिसका उस राज्य से कोई संबंध नहीं होगा जिसे उसे नियुक्त किया जाए। अर्थात झारखंड का अगर मान लीजिए आपको नियुक्ति करना, तो झारखंड के व्यक्ति इसमें नहीं नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा अमूमन फॉलो किया था। अगर बिहार में नियुक्ति होना है तो बिहार में व्यक्ति वो नहीं होगा, अर्थात बिहार के बाहर कोई व्यक्ति हो, या यूपी में कर रहा है किसी राज्यपाल की नियुक्ति, तो यूपी से संबंधित उसका जन्म स्थान नहीं होगा, अर्थात संबंधित नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेट का कोई भी आ सकता है, इसी तरह सारी जैसे महाराष्ट्र में किया गया या छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के व्यक्ति नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अर्थात यह कहने का मतलब है कि संबंधित राज्य से नहीं होंगे, वो बाहरी व्यक्ति होगा, कहने मतलब अन्य कोई राज्यों से संबंधित होगा। चलिए दूसरा याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह लेती है। अगर महाराष्ट्र में मणिपुर में नियुक्ति किया जा रहा है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जो होंगे उनसे राष्ट्रपति सलाह लेगा, वो हामी भरता है, उसके बाद वो चीज़ों को भेजा जाता है। तो यह अमूमन यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। और दोनों यह है, यह क्या किस संदर्भ में आया, यह कमेटी जो बैठी है ना, अनुशंसा दी है, उसके आधार पर ये सब चीज़ें आई हैं उभर कर। तो ये राजनीतिक विकास का दौर के संदर्भ में भी देखा जाता है। तो सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक पद देखते हैं, प्रश्न आपको मेन से पूछा जाता है, क्या राज्यपाल केंद्र का एक प्रचारक है या चिट्ठी धारक है। जैसे चिट्ठी मैन पोस्टमैन जो है ना, पोस्ट कार्ड लेकर आता है ना एक बीच के मीडिएटर के तौर पर, तो वैसे ही इससे प्रश्न पूछा जाता है। बहुत से रबर स्टाम्प के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत से प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, सारे सब चीज़ों को समझ में आ जाएगा। अब याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इनसे जो दैनिक जागरण के संदर्भ में, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कम से कम वो व्यक्ति जो क्लास नहीं करते हैं तो उनको भी ये टॉपिक आपको कवर करनी चाहिए। जैसे अनुच्छेद 161 में क्या है कि क्षमादान और दंड विधान आदि से संबंधित प्रावधान आपको राज्यपाल को दिए गए हैं। 163 विवेकाधीन शक्तियों अतिरिक्त राज्यपाल उसके लिए अन्य कार्यों से संबंधित सलाह देने के लिए
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये भी आप लोग को याद रखना है। 164 अनुच्छेद 164 के संदर्भ में बातें की गई है, जिसमें आपको क्या है, एक सेकेंड, मुख्यमंत्री अन्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 200, जिसके बारे में पहले भी चर्चा किया हूँ, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयक अनुमति देता है। अनुमति देने अथवा राजनीतिक विचार करने के लिए जो भी है प्रावधान वो कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है या इत्यादि संदर्भ में इसे लागू किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को। फिर आर्टिकल 213, राज्यपाल की कुछ विशिष्ट शक्तियों के अध्यादेश से संबंधित प्रख्यापित कर सकता है, अर्थात अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन आप बताइएगा इसी से रिलेटेड कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। उसके बाद विशेष जो पारित से अनुमति लेगा राज्यपाल, जो ये आर्टिकल 200 के संदर्भ में राष्ट्रपति को जब संदर्भित करता है राज्यपाल, तो वो किस आर्टिकल के तहत उस पर निर्णय लेता है राष्ट्रपति, यह प्रश्न बताइएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसकी किस अनुच्छेद में चर्चा है। विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो अनुच्छेद बताइएगा, जो भी राज्यपाल से संबंधित है वैसे राष्ट्रपति से हमको आप क्या करना है, आंसर उसका लिखकर ग्रुप में भेजिए या तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। बहुत सी चीज़ें दी गई है, टू वे कम्युनिकेशन बनाया गया, चाहिएगा तो बहुत सी प्राप्त होगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ध्यान यहाँ रखिएगा, करना होगा करिए। अब देखिए इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग कीजिएगा। कूड़ा से ऊर्जा प्राप्त होगा, योजना शुरू किया गया, घटेगा कचरा बनेगा बिजली। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। हरित विकास की चर्चा की गई है बजट में, तो बजट से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। 23-24 के बजट में, आम बजट में इसका प्रावधान किया गया, तो इस पर कुछ चर्चाएं परिचर्चा आपको लगातार देखने को मिल जाएगा। तो कंप्रेस्ड जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे ध्यान रखिएगा। तो प्लांट स्थापित किया जाता है, 10 लाख की आबादी में 25 शहरों को चिन्हित किया गया, ये सब आंकड़े याद रखिएगा, प्रश्न आएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2.0, इसकी चर्चा होगी, तो इसको भी आप लोगों को कवर करना है। पहले भी चर्चा की गई स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, तो 2-3 प्रश्न का उत्तर आप लोग देना है। क्या देना है कि स्वच्छ भारत मिशन 1.0 अर्थात पहला जो था वो कब लागू किया गया, उसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया, लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब लाया गया, उसे कब, उसका लक्ष्य निर्धारण क्या है, उसके टारगेट क्या है, उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करके सेंड करना है, ताकि आप अपडेट होते रहिएगा। ये सब चीज़ें स्वयं से भी करना सीखिए कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है। अब ये सब पर भी अगर मान लीजिए एनालिसिस किया जाए तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो छूट जाएगा, बाकी सारी कहानियाँ आप लोग को हो जाएगा। और आप लोग को मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि आप लोग वैसाखी मत रखिए कि युक्ति IAS या कोई और टीम आपको, कोई कोचिंग संस्थान इसके बारे में बता रहा है, तो आपको क्या होगा कि आप है ना केवल इसी पर अटक के रह जाइएगा। आप मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 PIB सर्च कीजिएगा, तो बहुत सी चीज़ें और भी अतिरिक्त जान पाइएगा। हो सकता है मैं अपने व्यू से नहीं उसे समझाऊँ, क्योंकि मुझे कंप्रेस्ड रूप से चीज़ों को कवर करना है ना। पर आप अगर जिज्ञासु होंगे, स्टूडेंट जिज्ञासु स्टूडेंट होगा, तो इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। तो आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकिएगा, और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको लाभ ही देगा। वो मेंस में दे, इंटरव्यू में दे, या PT में अगर उससे डायरेक्ट प्रश्न आता है तो वहाँ भी लाभ देगा। तो कम से कम ये तो मान के चलिए, सर्च करना सीख जाइएगा ना, सर्ची बनना सीखिएगा, तो मेंस और इंटरव्यू में आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, करिए उसमें से। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर जो बोली गई है, 59 श्रेणियों को, 59 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, तो नाम उसको याद रखना है, रिकॉल करना है। अब इस पर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, ध्यान रखिएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कितना होगा, 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और हरित विकास योजना जो है, आपको क्या 23-24 के लिए बजट में प्रावधान जो किए गए थे, 7 प्राथमिकताओं को, सप्तऋषि का जिक्र किया, उनमें ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास की भी चर्चा है, महत्व है। बजट पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। अब रेगुलर क्लासेस चीज़ें होंगी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए, पिछले वर्ष इंदौर में एशिया में सबसे बड़े म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आधारित गोवर्धन प्लांट की स्थापना की गई थी। इससे भी प्रश्न आपको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न आपको कवर करना है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, शहरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत से ये सब चीज़ें आपको, वेस्ट मैनेजमेंट जो भी हम लोग पहले बात किए वो याद होगा। COP27 में जब बातें कर रहे थे हम लोग, COP27 देखिए BPSC में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें भी हरित
आपको विकास की बात की गई थी, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा लगातार सभी जो मंच है वहाँ से क्या हो, हरित विकास की बात की जा रही है, अर्थात हम लोग जो दोहन कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों को, उसको क्या करना, कम करना, और जो महत्वपूर्ण रूप से योगदान जो स्वच्छता के लिए हो, स्टैंड विकास की बात की जाती है, हरित विकास की बात की जाती है, उसके बारे में काम किया जाए, उसी के संदर्भ में चीज़ें हैं। तो पीटी फैक्ट के तौर पर इसको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नीचे। देखिए एक पीटी फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर प्रगति मैदान में चल रहा भारतीय डाक टिकटों का अमृत पैक्स, नाम याद रखिएगा, अमृत, क्या नाम है रखना, अमृत पैक्स। तो यह डाक टिकट के संग्रहालय से संबंधित है, अर्थात संग्रह किया गया है। 1400 फ्रेम में लगभग 1 लाख पुरानी डाक टिकटों का संग्रह किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, आपके अमृत पैक्स किससे संबंधित है इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, डाक टिकट से संबंधित केंद्र सरकार की कौन सी योजना चलाई गई थी, जिस पर पहले भी कभी चर्चा हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, इसे सर्च जरूर कीजिएगा आप लोग। तो इससे संबंधित आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए घरेलू रक्षा उद्योग को विश्वसनीय विश्व स्तरीय बनाना हमारा लक्ष्य राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। और लगातार आपको याद होगा कि मैंने इस पर भी न्यूज़ कवर किया है कि आप लोगों को बताया था कि रक्षा में जो हम लोग आत्मनिर्भरता के लिए बात की रहे, आयातक से निर्यातक हम लोग बन रहे, उसके लिए क्या बहुत सी चीज़ों को सरकार योजनाएं ला रही है, उसके लिए काम कर रही है। तो उसी के संदर्भ में इन सब चीज़ों को देखना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए इसमें रक्षा मंत्री ने क्या कहा, बातें की गई है उनके द्वारा एरो इंडिया 2023 के आयोजन में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ बातें की गई है, एरो इंडिया 2023। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। भारत सैन्य विमान हेलीकॉप्टर उपकरण नए दौर के वैमानिक निर्माण उभरते प्रदर्शित किया गया है। तो जैसे यहाँ पर एरो इंडिया 2023 इसका बेंगलुरु में किया गया। यही सब पीटी फैक्ट आप लोग से पूछा जाता है और आप लोग पीटी में गलत करके आते हैं। अब मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, पीटी भी करता हूँ, मेंस भी करता हूँ, इंटरव्यू भी करता हूँ। जो स्टूडेंट इसको तीनों फॉर्मेट को इसी फॉर्मेट के आधार पर धीरे धीरे वो अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल करते हैं, वो सिलेक्शन होगा। बस है कि वो कितना एक्टिव मोड में काम करते हैं। अब प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, सोच के देखिएगा खुद में एक बार बैठिए। आज कुछ मत काम कीजिए, आप आज बैठ के देखिए बीपीएससी का प्रश्न आप लीजिएगा। सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी दे रहे हैं वो भी, जो स्टेट पीसीएस अदर स्टेट पीसीएस देते हैं वो भी, आज चुपचाप बीपीएससी के प्रश्न देखना है। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में देखना है कि हमारी टीम के द्वारा जो पढ़ाई गई है क्या वो लाइन बाय लाइन मिला है या नहीं मिला है, या उसके थीम मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो आपको एहसास होगा अगर सही तरीके से अगर 1 साल अगर स्टडी कर लिया जाए तो आप प्रश्नों के है ना दायरे में रहिएगा, जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसके दायरे के अंदर रहिएगा। अब दायरा में जो व्यक्ति है उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, सोच के देखिए। आप केवल आज चिंतन कीजिए, ठीक ना, सारे काम को छोड़कर केवल बीपीएससी का पेपर 150 पेपर उसमें सही टिक नहीं करना, उसके क्वेश्चन को देखिए और उसके आंसर जो ऑप्शन दिया उसको देखिए। उसके बाद चीज़ों को सीखिए, समझिए, एहसास कीजिए कि वो चीज़ें क्या दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। ये 3 फॉर्मेट जो आपको अपनाया जा रहा है वो प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा, एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको शामिल की गई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। अब 2024 तक लगभग 25,000 करोड़ के लिए लक्ष्य रखा गया है। चाहे जो भी आपको ये भारत जो एरो इंडिया 2023 का लक्ष्य है, इसमें हम क्या करें, इससे बड़ा आयोजन बनाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों की बातें की गई है। अब एरो इंडिया 2023 में अमेरिका प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हो। सोच के देखिए कि जब हम आयातक के रूप में रहते थे तो इन सब चीज़ों को हम कैसे देखते थे। आज क्या है कि विश्व का जो प्रमुख जो देश है जो हथियारों का निर्यात करते हैं वो हमारे देश में आके इन सब चीज़ों से देखना चाहता है, मिलना चाहता है, भागीदार बनना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए खास बातें एरो इंडिया 2023 के बारे में दी गई है, इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक ना। कि यह कहाँ देगा, पीटी में काम देगा, मेंस में भी काम देगा आपको। और जब इंटरव्यू जिनका पास होगा तब काम देगा, तो अभी इंटरव्यू किसी का भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, अभी तो 67 का आएगा मेंस का रिजल्ट, तो उसके बाद इंटरव्यू होगा।
तो अभी फिलहाल मेंस और पीटी में आपका ये काम देगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आने वाले समय में इसका उपयोग किया जा सके। उसी तरीके से अब देखिए एक और भी टॉपिक आया, दयानंद सरस्वती जयंती मनाया गया। विरासत के साथ देश विकास की राह पर है, उसके लिए पीएम मोदी के द्वारा दयानंद सरस्वती जयंती मनाई। 200वीं जयंती ये है, तो ध्यान रखिएगा। तो 200वीं जयंती 2 वर्ष तक चलने वाली अर्थात इससे संबंधित आपको आने वाले 1 से 2 साल जो भी एग्जाम है, इनसे प्रश्न दयानंद सरस्वती से बार बार पूछे जाएंगे। तो आपको हिस्ट्री का टॉपिक हो, करेंट का टॉपिक हो, तो आपको यहाँ से सारे जगह से प्रश्न पूछा जाएगा। दयानंद सरस्वती का योगदान कैसे, जो भी हिस्ट्री पढ़ता है वो व्यक्ति कैसे नहीं जानता होगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान बताना है हिस्ट्री के पार्ट में। और जीएस क्लास में सर ने लिया होगा, जीएस बूस्टर के क्लास में, जीएस कैप्सूल की क्लास में, वहाँ पर दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा किया गया होगा। मुझे जहाँ तक एहसास है, जहाँ मुझे लग रहा है कि सर ने किया होगा। तो 2-3 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। दयानंद सरस्वती के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई, अभियान का नाम क्या था उनका, उन्होंने और भी सामाजिक सुधार के रूप में कौन कौन से काम किए हैं, उनके बारे में बताइएगा। दूसरा, राजनीतिक रूप से वो किस रूप से योगदान अपना दिए हैं, ये भी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोगों को बताना है, इन सब चीज़ों को कवर करना है। बहुत सी बातें होंगी, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे 21वीं सदी में जो विश्व अनेक विवादों में फंसा हुआ, हिंसा अस्थिरता से घिरा हुआ है, तब दयानंद सरस्वती ने दिखाया गया मार्ग करोड़ों लोगों के लिए आशा का संचार करता है। इस प्रकार से टैग करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका थीम भले चेंज कर सकता है, भाषा चेंज कर सकता है, पर ये टैग करके इस थीम के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। अब याद रखना है, स्मार्ट सिटी 22 महानगरों बनेंगे। स्मार्ट सिटी लॉन्च जो परियोजना है, पहले 100 सिटियों का था ना, उसको क्या किया गया, सिटी का दर्जा मिल जाएगा 22 महानगरों को। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या करेगी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, इसका नाम आप लोग सबसे पहले बताइएगा। उसके बाद वाराणसी, आगरा, रांची, भोपाल, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, याद रखिएगा, इनका समेत 22 महानगरों का स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल जाएगा। और ये अभियान देखिए, ध्यान रखिएगा, बाकी जो 78 होंगे उनको जल्द से जल्द अगले 3 से 4 हफ्तों में इनको भी प्रमाणन मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 22 शहरों में आपको इन सब शहरों का नाम दिया हुआ है। तो इनमें से महत्वपूर्ण जैसे पुणे हुआ, इंदौर हुआ, भोपाल, मदुरई, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इन सब चीज़ से आपको रखना है ताकि जो भी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। इसके बाद इस लॉन्च कब किया गया था स्मार्ट सिटी परियोजना को, तो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इन सब चीज़ों को याद रखना है, कवर करना है, ठीक है। उसके 2016 में जून 2018 तक 4 दौर का प्रतियोगिता हुई थी और उसके बाद स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, इस पर काम किया गया था। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इस साल 27 जनवरी तक 100 स्मार्ट सिटी में लगभग 7804 परियोजनाओं को शामिल किया गया। लगभग 1,81,332 करोड़ जारी किए गए हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना है। वेट कीजिएगा एक सेकंड। तो इसके कुल राशि को याद रखिएगा, इसमें रुपये जो परियोजनाएं चलाई जाती सभी चीज़ों को याद रखना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा क्या, कि स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना वर्तमान शहरों को किस रूप में स्मार्ट करेगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कितना, 150 शब्दों में आप लोग लिख के कहाँ सेंड करना है, आपको ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप पर शेयर कर देना है, ठीक ना, PDF लिख कर, या दैनिक जागरण का जो ग्रुप है ऐप पर, उस पर शेयर कर देना है। आपको दोनों जगह कहीं शेयर कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर शेयर कीजिए। जो भी परचेज किए होंगे पैक, वो उनका ग्रुप बना रहता है, आप लोगों को पता है, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और इस स्मार्ट सिटी से देखिए, हिस्ट्री में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है, हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर प्रश्न पूछा है। तो ये सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए और इस सब चीज़ों को कवर करना है। तो आपको यहाँ से कवर कर लेना है, जो भी प्रश्न पूछा गया उसको आपको उत्तर दे देना है। अब उसके बाद देखिए, एक पीटी फैक्ट के तौर पर इसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ हैं, 2 न्यायाधीशों को आज दिलाएंगे शपथ। तो उसमें देखिएगा किनका शपथ होगा, राजेश बिंदल जी का और अरविंद कुमार जी का न्यायमूर्ति बनेंगे, तो आपको ध्यान रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्वीकृत पद हो गया 34, तो इसे भी आपको याद रखना है, पीटी फैट के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और कोलिजियम के बारे में मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को चर्चा किया हूँ, आप लोग को याद होगा। कोलिजियम से संबंधित सारे डायग्राम को याद रखिएगा, आने वाले मेंस में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। तो आपको वहाँ से क्या करना, कोलिजियम वाले टॉपिक को बेहतर तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, यहाँ से एक पीटी फैक्ट आप लोग को निकलेगा। पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, तो इसे भी आप लोग हरियाणा पुलिस को, तो इससे पहले कितने लोगों को दिया जा चुका है ये भी याद रखिएगा। 10 राज्यों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और प्रेसिडेंट जो कलर अवार्ड होता है, शांति होता है, कलर वो शांति और युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य या पुलिस को, वेट कीजिएगा, सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो यह जब सर्वोच्च है तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे 10 राज्यों को पहले दिया जा चुका है, 10 राज्यों की पुलिस को, इसमें हरियाणा को दिया गया जनवरी 2022 में, याद रखिएगा। एक सेकेंड, जनवरी 2023 होगा। देखिए मिस प्रिंट भी कर देता है कभी कभी पेपर भी। अब इन लोग को क्या कहिएगा आप, 22 चल रहा है, 23 चल रहा है। ओके, नहीं सॉरी, जनवरी 2022, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को 1952 में, 1954 में दिल्ली पुलिस को, 1961 में महाराष्ट्र को, 2003 में जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया गया था, तमिलनाडु को 2022 में, त्रिपुरा पुलिस को 2022 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों से। गुजरात पुलिस को 2019 में, हिमाचल प्रदेश को 2021 में यह सम्मान मिल चुका है। तो देखिए इन राज्यों का नाम आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लिस्ट बना लीजिएगा, 2021 पुरस्कार किनको मिला है, 2022 इस तरह, 2019 इसी तरह आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, वर्ष एक तरफ लिख लीजिएगा और किसे दिया, किस राज्य की पुलिस को दिया गया, आप ऐसे लिस्ट बना के, ताकि याद करने में आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ देखिए राजनेताओं और सेना से जुड़े अफसरों को हुई थी नियुक्ति। यही विवाद जो है आपको कांग्रेस के द्वारा बोला गया है कि राजनीतिक प्रसाद के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो इन सब के बारे में आप लोग क्या करना है, जैसे शिव प्रसाद शुक्ल है, गुलाम चंद्र कटारिया है, फागू चौहान है, रमेश बेस है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, सभी का नाम दिया गया। उनके बारे में एक राउंड आपको क्या करना है, न्यूज़ एक बार देख लेना है, कवर कर लेना है, कम से कम रिकॉल रखना है कि कभी भी एग्जाम्पल में पूछा जाए एग्जाम में, तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से आंसर उसका एग्जाम्पल के तौर पर दे सके। कभी भी सक्रिय राजनीति के बारे में बात की जाए राज्यपाल के, तो संदर्भ को कम से कम इसको क्या करना, रिकॉल कर लेना। एक नया डाटा आपको याद रखना है कि 25 वर्ष में बिहार का कोई भी राज्यपाल पूरा नहीं कर पाया 5 साल का कार्यकाल, जो 5 साल होता है, उससे पहले सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं पुनर्नियुक्ति करा दी गई है। तो यह एक आपको इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक प्रमुख के तौर पर अमूमन यह देखा जाना चाहिए कि जो राज्यपाल की नियुक्ति के वो अपना एक कार्यकाल तो जरूर पूरा कर सके, नहीं तो अस्थिरता देखने को मिलती है। तो बिहार में इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल जो है, बिहार के स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान रख के इसको कवर कर लेना है, ताकि एग्जाम में अगर कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा 25 वर्ष से, तो सुंदर सिंह भंडारी से लेकर वर्तमान फागू चौहान तक किन्हीं व्यक्ति के द्वारा राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं, वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किए हैं। तो इस बीच कौन कौन से राज्यपाल थे, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, माइंड में रखिएगा कि कौन कौन थे। जैसे इन सब नाम आपको याद रहना चाहिए, कहने मतलब पूरी तरह रटना नहीं है, कम से कम कभी प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से कितने राज्यपाल ऐसे थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप ये सब चीज़ों को कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप लोग न्यूज़ में, पेपर में, या तो क्या कहते हैं, फिल्म में ये सब चीज़ें देखते होंगे कि व्हाट्सएप के निर्देश पर कराया गया प्रसव, जैसे 3 इडियट मूवी में था ना कि स्काइप पर कराया गया था ऑनलाइन पर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आज देखने को मिले, हिमपात बना था बाधा तो व्हाट्सएप के निर्देश कराया गया प्रसव। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग ऐसे किया जाता है।
अब टेक्नोलॉजी का ये नहीं होता है कि आप फोटो खींच के स्टेटस सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर है ना बहुत से जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं होता है टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग। बहुत से लोग पैसा अर्न कर रहे हैं वो भी उपयोग है, पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी एग्जाम्पल पूछे टेक्नोलॉजी का बेहतर एग्जाम्पल ये समाज के लिए एक अच्छा उपयोगी वो साबित हुआ है, कैसे वो सहयोगी बन सका है, ये सब एग्जाम्पल देना है। ठीक ना? जब व्हाट्सएप या इस प्रकार से फेसबुक लाइव हम करके या तो स्ट्रीमिंग करके या तो बहुत ही यूट्यूबर्स शिक्षा दे रहे हैं, तो जब भी पॉजिटिव न्यूज़ देना होगा ना तो इस प्रकार के एग्जाम्पल देकर आप इसे बता सकते हैं, सामने वाला को समझा सकते हैं। अब इसका केस स्टडी के तौर पर भी इसे देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, तो इसे प्रयास कीजिए, यूज़ कीजिएगा। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए कितना सच है अदानी जी का प्रकरण। तो मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था जो यूरोपियन कंट्री है उनमें कुछ ऐसे जो ग्रुप हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत जैसे देश है ना उस तरक्की को प्राप्त कर सके जहाँ पर अमेरिका या अन्य यूरोपियन कंट्री रहता है या रहना चाहता है। उसी के संदर्भ में सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हिंडनबर्ग जो लगातार 3 वर्ष का जो संस्था वो 30 वर्ष सॉरी, तो 3 वर्ष की जो संस्था है वो 30 वर्ष की जो स्थापित संस्थाओं पर है ना प्रश्न चिन्ह करता है। वो बहुत सी चीज़ों को बताता है कि हमने इस पर चीज़ें की हैं, उसका रिपोर्ट आकलन किया है। बहुत से ऐसे रेटिंग एजेंसी है जैसे फिंच है और भी रेटिंग एजेंसी है। अडानी के जो टेस्ट ग्रेप है अर्थात भुगतान का जो सूचकांक होता है उनके क्रेडिट की बात जो की जाती है वो कहीं ना कहीं बोलता है वो सही है। तो ये जो हिडनबर्ग है उसमें शॉर्ट सेलिंग का जो खेल किया जाता है उसके बारे में चर्चा की गई है। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया है, आप लोगों को याद होगा। तो जो लोग पढ़े हैं तो क्या करना है, केवल रिकॉल करना है कि हिडनबर्ग क्या है। जैसे 1937 के संदर्भ में बातें की गई यहाँ पर। उसके बाद हिडनबर्ग खुद को एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर के रूप में कहती है। जो हिंडन है वो क्या कहती है, एक्टिविस्ट बोलती है शॉर्ट सेलर के रूप में। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में जानकारी रखनी है आपको। पहले कुछ भी कंपनियां को कहा, बहुत से कंपनियों को इसने तबाह किया, जिसमें देखिए कंपनियों का नाम यहाँ दिया गया है। विंस फाइनेंस है, जीनियस बायर्स है, चाइना मेटल रिसोर्स है, यूटिलाइजेशन, ये सब कंपनियों को इसने बर्बाद किया है। क्या करता है, या कोई भी कंपनी अगर बूस्ट कर रही है लगातार उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करता है, उसके बारे में कुछ तथ्य अतथ्य बातों को लेकर आता है। उसके बाद क्या होता है, शेयर मार्केट में इसके शेयर गिरते हैं, इसके धराशायी होकर गिर जाता है। पर यहाँ पर बात यहाँ समझने वाली बात है कि जो अदानी के बारे में बात की जा रही है, अदानी का जो ग्रुप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्राउंड लेवल पे, यहाँ शेयर का मार्केटिंग का बात ही नहीं चलता है। यह ग्राउंड लेवल पर वर्क करने वाले जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वो वर्क कर रहे हैं वो सभी सरप्लस में है। जिनका इनका कर्ज है उससे ज़्यादा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है। मान लीजिए पोर्ट बना रहे हैं तो पोर्ट में कर्ज लिए 1 लाख रुपया है, मान के चलिए 1 लाख रुपया इन्होंने कर्ज लिया है, पर इनका पोर्ट का वैल्यू 5 लाख रुपया वैल्यू जो है। तो इसका मतलब यह है कि इनके जो कार्य है वो जो उनका कुल जो ऋण लिया गया उससे कहीं अधिक है। इसलिए इन पर इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत पर अधिक प्रभाव नहीं डालेगा इसके रिपोर्ट से। और शेयर मार्केट के दाम ऊपर नीचे हुए हैं, कुछ दिनों में ही बैकअप ले लिया जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएगी। पर इसके संदर्भ में बातें ध्यान रखिएगा, ये क्यों किया जाता है मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी देखिए उनके बारे में। नहीं तो देखिए विवेक बिंद्रा जी नाम है, स्पीकर विवेक बिंद्रा, हाँ शायद विवेक बिंद्रा स्पीकर है, फाइनेंस के बहुत अच्छे, या सबसे बड़ा बिजनेस अड्डा के ऑनरशिप है, उनको बहुत से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। उनका वीडियो डालिएगा, देखिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर विवेक बिंद्रा, आपको हिडनबर्ग प्रकरण में उनकी राय क्या व्यू उनसे सुनिएगा, क्या उन्होंने बातें बोली। जो मैंने बात आप लोग को बताया था पहले एक सब जब इनका रिपोर्ट आया था उसमें बातें की थी ना, उस रिपोर्ट को जाकर वहां से सुन लेना। वो व्यक्ति विशेष कैसे बताता है इस हिडनबर्ग के बारे में। वो उतना बड़ा व्यक्ति अगर कुछ बातें बोल रहा है, जो इतना अपने क्षेत्र में काम किया, जो पुरस्कार दिया गया है, तो वो गलत तो नहीं बोल रहा होगा ना। हम लोग राजनीतिक रूप से चीज़ों को, हर चीज़ को नहीं देख सकते। अब मैं आपको बताया ना, जब भी बात होती है गरीबी की तो गरीबी का आकलन हम लोग कैसे करते हैं, अमीरी की बात करते करते हैं तो कैसे करते हैं, पर वो नहीं है वास्तविक आकलन, वो एक तरफा आकलन है और एक दिशीय आकलन है। ये आकलन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सतत विकास की राह पर बढ़ता क्षेत्र समूह है इनका, जो
परिचालन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, हवाई अड्डों का परिचालन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, रक्षा क्षेत्र से संबंधित निर्माण, खाद्य तेल, कोयला कारोबार और निर्यात भी समूह में निर्यात कंपनियां, ऊर्जा क्षेत्र, बंदरगाह, सीमेंट, ये सब जितने हैं क्षेत्र में काम कर रहा है। अदानी हो, अंबानी हो या टाटा हो, कोई भी ग्रुप है, प्राइवेट निजी संस्थान है, उससे देश उसके बिना नहीं चल सकता है, देश की संस्थाएं उसके बिना नहीं चल सकती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, इनका सहयोग हमारे मार्केट में होता है, मार्केट से जो आउटपुट आता है वही सरकार ये अपना काम निर्देश करती है। हमारे पास इनके पैसे ही तो मार्केट में आ रहा है ना। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर परिचालन बात की जाएगी, सोच के देखिएगा कि रेलवे पहले, आज से 14 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे स्टेशन पर आप खड़ा होना नहीं चाहते थे। आज रेलवे स्टेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चादर बिछा कर सो सकते हैं और आराम से लेट सकते हैं। ऐसा वहाँ स्वच्छता रहता है। जब तक निजी पार्टी आके काम नहीं किया था तो वो, या हम लोग कभी कल्पना किए थे, या तो बहुत से रेलवे स्टेशन का मॉडल आपको जारी किया गया दिल्ली का, या तो अहमदा का, सूरत का, बहुत से रेलवे स्टेशन, या आप आसपास देखते होंगे अपने स्टेशन जहां भी आप रह रहे हो। पहले 2014 से पहले का जो रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वर्तमान आसमान जमीन का अंतर हुआ। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि आपके जीवन में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे सेक्टर में देखने को मिल सकता है? मैं तो कम से कम कल्पना नहीं किया था इस प्रकार से ना 10-20 सालों में ये मिल जाएगा। क्यों कि सरकार की जो नीतियां थी, जो सरकारी मुलाजिमों की नीति थी, वैसा ही रहता था। हाँ, बहुत से दोष अभी भी माने जा सकते हैं, पर वो सुधार के दौर से चल रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा कि निजी आपको इन्वेस्टमेंट जब लाना है तो सरकार ही कहीं ना कहीं उनके कार्य और चीज़ों को वो करती है। अब एनजीओ ग्रुप की बात होता है तो एनजीओ ग्रुप हमेशा क्या काम करती है, जहां सरकार पहुंच के काम नहीं कर सकती, एनजीओ ग्रुप वहां काम करती है। इसका मतलब एनजीओ सरकार का क्या है, हितैषी नहीं है, सरकार के कार्यों में बल दे रहा है। ऐसे ही आपको क्या है, अंबानी या तो कोई भी निजी संस्था है, उसको एक तरफी आकलन नहीं करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसकी इक्विटी कितनी लगी है एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना वो कर्ज लिया है, ये सब चीज़ें देखिए। मात्र इतना परसेंट से क्या हमारा बैंक डूब जाएगा? सोच के देखिएगा। पर राजनीतिक रूप से क्या इसकी सारे न्यूज़ चैनलों में देखने को मिल रहा है कि सारे बैंक डूब जाएंगे, एलआईसी डूब जाएगा। अब ये सब चीज़ें आपको है, तो याद रखिएगा, जितना इनका कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू इनके पास है, इसलिए कुछ इसका डिफॉल्ट नहीं होगा। इन सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ कोई भी पार्टी आती, कोई भी संस्था होता, मैं उसी तरीके से बात करता। अगर उनका वैल्यू 100 रुपया कर्ज अगर 100 रुपया है और उनके पास 500 रुपया का एसेट है, तो मैं उसी के संदर्भ में बात करता। ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्टी में किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा है, किसी निजी संस्था का विशेष बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर नेचुरल आपको जो वैल्यू है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए कितनी सफल होगी ई कोड जैसी पहल। तो ये भी आपको आप क्या करना है, ई कोड के बारे में पहले भी मैंने आपको चर्चा किया हो, यहाँ भी बातें की गई है। बस क्या करना, जो भी अंडरलाइन किया गया उसे आप लोग को राइट डाउन कर लेना है, इसका कवर कर लेना। इसका जो भी स्क्रीनशॉट है आपको शेयर कर दिया जाएगा इवनिंग में, और इसका की पॉइंट जो है आपको इवनिंग में शेयर कर दिया जाएगा, तो इसको कवर कर लेना है। इसमें जो ई कोड प्रणाली की बात की जा रही है, तो कोविड में इसकी आपको इसका असर देखने को मिला होगा, सरकार कैसे काम की थी। ये कोविड के दौरान सारी संस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी थी, तो न्याय भी देना एक व्यवस्थाओं में शामिल होता है। उसी में ई न्यायालय व्यवस्था लाई गई थी। तो अनुच्छेद 142 के तहत इन सब चीज़ों को लाया गया था। इसके दिशा निर्देश दिए गए थे, किस तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2022 तक ध्यान रखिएगा, लगभग 3.37 लाख मामलों को निपटारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है, वो उच्चतम न्यायालय ने किया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़े आपको याद होने चाहिए। जब भी प्रश्न पूछा जाए ई कोर्ट के बारे में या त्वरित न्यायिक सक्रियता के बारे में, तो ये सब आंकड़े आप वहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है। उसके बाद जो ई न्यायालय के बारे में बात की जाती है, तो कुछ कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला चरण, दूसरा चरण। पहला चरण आपको कब लगा? 2007 में पहला चरण शुरुआत किया गया था, जहां पर न्यायालयों में क्या है, कंप्यूटरकरण किया गया था। कंप्यूटरीकरण अर्थात न्यायालयों में बहुत से कंप्यूटर लगाए गए थे। साथ के दौर से बहुत से काम आपको किए जाने लगे। न्यायालय में, तहसील में बहुत सी चीज़ें कंप्यूटरीकृत कर दी गई थी। उसके दूसरा चरण क्या हुआ?
2015 के आसपास आया होगा। देखिए दूसरे 2015, जहाँ पर दूसरे चरण प्रति कोर्ट रूम क्या किया गया, चीज़ों को इनोवेट किया गया, सिस्टम डेवलप किया गया, हार्डवेयर डेवलप किया गया और जो सूचनाएं हैं आदान प्रदान की गई ताकि त्वरित न्याय दिया जा सके और भी जो कार्य है उसको, जो अतिभार है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। चौथा चरण में इसी तरीके से चीज़ें देखने को मिली थी। ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। और क्या है, वर्तमान स्वरूप अगर देखा जाए, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड की बात की जाए, जो हाल ही में चर्चा में बहुत रहा है, तो जहाँ वादियों, वकीलों और जो भी संबंधित हितकारी है वहाँ पर सेवा प्रदान करने पर जोर देते हुए सुनिश्चित किया जाए सूचनाएं और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो, ताकि है ना हम लोग है ना टू वे कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से कर सके और भी चीज़ें ये सब डेवलप किया जाए। तो ध्यान रखिए, ई कोड कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ध्यान रखिएगा जो भी सुधार किया जा रहा है तीसरे चरण में, वो पहले पूर्ववर्ती जो चरण है उसको विकसित रूप से लाया जा रहा है और ई प्रशासन को, ई शासन को क्या किया जा रहा है, ई न्यायिक व्यवस्था को, उत्तम व्यवस्था है, उत्तम शासन को प्रभावी बनाने का एक मार्ग मात्र है या एक अवसर है जिससे हम एक न्यायिक व्यवस्था को बेहतर कर सके, सुचारू कर सके। इन सब चीज़ों के लिए डेवलप किया गया, इतना ही बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो अंडरलाइन किया गया उसे एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को कवर कर लिए होंगे और चलिए फिर कल नए एनालिसिस के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।